हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल चैप्टर में थर्ड फैक्टर के बारे में। अभी तक हम लोग दो फैक्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग का दो फैक्टर में फर्स्ट फैक्टर जो था वो सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन था और जो सेकेंड फैक्टर था वो हम लोग का न्यूक्लियस था। आज हम लोग थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। तो हमने यहाँ पे हेडिंग दिया है साइटोप्लाज्म को। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो साइटोप्लाज्म से रिलेट करके क्वेश्चन दे देता है कि साइटोप्लाज्म किस किस कंपोनेंट को कंसिस्ट करता है, साइटोप्लाज्म का सेल के अंदर क्या कुछ फंक्शन होता है। तो इससे जितना क्वेश्चन निकल सकता है वो हम लोग लास्ट में देखेंगे कि इससे हम लोग का कितना क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। तो हम लोग पहले उसको समझने से पहले हम इस सेल के स्ट्रक्चर को, इसके पार्ट्स को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग सब जानते हैं, हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो सेल होता है, यदि ये प्लांट सेल है, सपोज कीजिए कि ये प्लांट सेल है, यदि ये प्लांट सेल है तो इसका सबसे जो आउटर कवरिंग होगा वो सेल वॉल होगा, ये इसका सेल वॉल होगा। सेकेंड जो पार्ट होगा ये क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ये क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इसका दो पार्ट्स हो गए। अब जो है ये इनका फर्स्ट फैक्टर था, याद रखना था। ये हम लोग का था न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस था जो सेकेंड फैक्टर था। तो हम लोग सेल वॉल का डायग्राम देख चुके हैं, उसका फंक्शन देख चुके हैं, उसका स्ट्रक्चर देख चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फंक्शन देख चुके हैं, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर फंक्शन डिस्कवरी और उसका फंक्शन हम लोग सेल के अंदर देख चुके हैं। आज जो हम लोग को बात करना है, इसके इनसाइड जो कंपोनेंट्स अवेलेबल है, इस तीनों को छोड़ के उसके बारे में बात करना है। तो उसमें जो ये जेल लाइक कंपोनेंट्स दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। यह जो फ्लूइडी सबस्टांस जो दिख रहा है, हमने इसमें ग्रीन कलर से इसको दिखाया है, इसमें जो फ्लूइडी सबस्टांस आपको दिख रहा है, ये कंपोनेंट्स क्या है इसके अंदर, वो है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म जो है वो दो कंपोनेंट को कंसिस्ट करता है। यह दो कंपोनेंट्स क्या क्या है, पहला जो इसमें कंपोनेंट है वो है साइटोसोल। पहला कंपोनेंट क्या है, साइटोसोल। और दूसरा जो कंपोनेंट है वो है सेल ऑर्गेनेल। मतलब ये साइटोप्लाज्म जो है वह दो कंपोनेंट के मिलने से बना है। पहला जो कंपोनेंट है वो है साइटोसोल और दूसरा जो कंपोनेंट है वो है सेल ऑर्गेनेल। जो साइटोसोल है वह जो है, इसमें फ्लूइडी सबस्टांस जो दिख रहा है, इसमें जो फ्लूइडी फॉर्म में जो सबस्टांस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। और इसमें जो दिख रहा है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब जो कंपोनेंट्स दिख रहे हैं वो सब क्या कहलाएंगे, सेल ऑर्गेनेल। तो हम लोग पहले साइटोप्लाज्म को दो भाग बांटेंगे। पहला पार्ट हम लोग का साइटोसोल होगा और दूसरा पार्ट हम लोग का सेल ऑर्गेनेल होगा। पहले हम लोग देखेंगे कि साइटोसोल जो है वह क्या क्या चीज को कंसिस्ट करता है, क्या क्या चीज से बना है और इसके अंदर क्या कुछ फंक्शन होते हैं, वो हम लोग एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। तभी हम लोग का ये चैप्टर जो होगा इजी फॉर्म में दिखेगा, नहीं तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम लोग पहले इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करते हैं। तो पहले प्रॉपर्टी ऑफ साइटोप्लाज्म को देख लेते हैं कि जो साइटोप्लाज्म होता है इसका क्या कुछ प्रॉपर्टी होता है सेल के अंदर। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके जो साइटोप्लाज्म है इसको हम लोग पहले दो भाग बांटेंगे और उसके बाद हम लोग इसके हर पार्ट्स को डिटेल फॉर्म में देखेंगे कि हम लोग के बॉडीज के अंदर, आई मीन सेल के अंदर क्या कुछ करता है। तो पहले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ साइटोप्लाज्म को लिख लेते हैं कि साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइडी सबस्टांस होता है। इसमें बहुत तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जिसमें क्या होता है, सेलुलर रिएक्शंस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, डीएनए रेप्लिकेशंस होता है, सेल ऑर्गेनेल अपना एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। बहुत सारे जो भी एक्टिविटीज होंगे सेल ऑर्गेनेल और हम लोग का साइटोसोल का, ये कंबाइंडली जो फंक्शन हो जाएगा वो साइटोप्लाज्म का हो जाएगा। तो पहले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ साइटोप्लाज्म को लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, सब डिवाइड करेंगे, फिर से इसको डिवाइड करके और हर फंक्शंस को सेपरेट करके देखेंगे। तो हम लोग कर लेते हैं। पहले जो सेल ऑर्गेनेल हो गया हम लोग का, वो हो गया सेंट्रोसोम। मतलब इतने जो है वो हम लोग के पार्ट्स हो गए, किसके, साइटोप्लाज्म के। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि साइटोप्लाज्म का क्या प्रॉपर्टीज, मतलब साइटोप्लाज्म जो है वो हम लोग के सेल के अंदर क्या कुछ परफॉर्म करता है एक्टिविटीज, वो हम लोग उसके प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पे लिखा है और देखते हैं कि ये क्या कुछ करता है। पहले हमने बताया था कि साइटोप्लाज्म जो है वो सेमी फ्लूइडी सबस्टांस है। सेमी करने का मतलब कि हाफ एंड फ्लूइडी करने का मतलब कि जस्ट लाइक वाटरी सबस्टांस की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ड है सेमी, मतलब ये पूरी तरह से वाटरी सबस्टांस नहीं है, जेल की तरह होता है। जैसे जेली सबस्टांस आप जानते होंगे कि ना तो वो पूरी तरह से सॉलिड है और ना ही पूरा लिक्विड है, तो वही उसके लिए यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है सेमी
सेमी जो होता है वो सेमी फ्लूइडी सब्सटेंस होता है। सेमी फ्लूइडी मतलब हाफ एंड लिक्विड फॉर्म में रहता है। दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन, यह प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे रहता है? इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, मतलब यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें अगर एनिमल सेल का, तो उसमें तो सेल वॉल रहेगा ही नहीं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइडी सब्सटेंस और सेमी फ्लूइडी सब्सटेंस रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। बात क्लियर है? इट स्टोर, यह स्टोर करता है वेस्टेज को भी और यूजफुल न्यूट्रिएंट को भी, मतलब यह दोनों तरह के कंपोनेंट्स को स्टोर कर सकता है, यूजफुल कंपोनेंट को भी स्टोर कर सकता है और वेस्टेज को भी स्टोर कर सकता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है यूजफुल न्यूट्रिएंट इन इट। बात क्लियर है? ये लाइन का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि साइटोप्लाज्म जो है वो सेमी फ्लूइडी सब्सटेंस होता है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल, जो प्रेजेंट रहता है इन बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यह जो है दोनों तरह के कंपोनेंट को स्टोर करेगा, यूजफुल को भी और वेस्टेज को भी। तो यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साइटोप्लाज्म सिर्फ और सिर्फ यूजफुल चीज को स्टोर करता है, तो आपको बोलना है नहीं, ये दोनों चीज को स्टोर करता है, यूजफुल और वेस्टेज दोनों को। तो हम लोग का ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद हम लोग का सेकेंड पॉइंट जो है वो है द साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, मतलब हम लोग के बॉडीज के अंदर जो भी हम लोग फूड खाते हैं वो हम लोग के बॉडीज के अंदर जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो सेल के अंदर जाएगा, और सेल में पहले कहाँ जाएगा? तो साइटोप्लाज्म में। मतलब आप सपोज कीजिए कि आप कोई भी फूड लीजिएगा तो आपका सेल में ही जाएगा, और जब सेल में जाएगा तो वो पहले साइटोप्लाज्म में जाएगा, और साइटोप्लाज्म में बहुत तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं जो क्या करते हैं उस कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ के और उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है द साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ एंजाइम रिएक्शन, मतलब एंजाइम वहाँ पे वर्क करेगा तभी तो हम लोग का फूड पार्टिकल टूट के हम लोग को एनर्जी देगा। उसके बाद है मेटाबॉलिक फंक्शन। मेटाबॉलिक मतलब सारे एक्टिविटी जैसे रिस्पायरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, जितने जो एक्टिविटी होंगे वो सारी एक्टिविटी क्या कहलाएंगे? मेटाबॉलिक फंक्शंस। लाइक ग्लाइकोलाइसिस, इस वर्ड को थोड़ा समझिएगा, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज, ग्लाइको मतलब क्या होगा? ग्लूकोज। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंट और एब्सेंट में टूटे और मेनली पैरविक एसिड में कन्वर्ट हो, मतलब ग्लूकोज के हाफ एन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। जैसे समझिए कि हम लोग के बॉडीज के अंदर जो फूड रहता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। यह जो है O2 के प्रेजेंट और एब्सेंट में क्या हो रहा है? टूट रहा है, और जब ये टूट रहा है तो मेनली क्या हो रहा है कि बन रहा है C3H6O3। ये क्या बन रहा है? C3H6O3, जिसको हम लोग पैरविक एसिड के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है? और यह जो ग्लूकोज है, यह क्या है? यह जो ग्लूकोज है जब यह इस फॉर्म में पैरविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। मतलब ग्लाइकोलाइसिस कहने का मतलब, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लाइसिस मतलब ब्रेक करना, जैसे पैरालाइसिस या प्लाज्मोलाइसिस, जिसमें लाइसिस वर्ड हो गया, समझिए कि वो सेल क्या कर रहा है या फिर वो कंपोनेंट्स क्या कर रहा है? टूट रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग का ग्लूकोज टूट रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंट या एब्सेंट में, जिसके कारण क्या बन रहा है? पैरविक एसिड, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर है? तो ये जो सारा चीज होता है, ये सारा चीज कहाँ पे परफॉर्म होता है? साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म जो होगा वहां पे ये सारा चीज एक्टिविटी जो होगा वो परफॉर्म होगा। अब इसके बाद है हम लोग का मतलब साइटोप्लाज्म क्या क्या चीज को कंसिस्ट करता है। तो हमने शुरू में बताया था कि साइटोप्लाज्म दो चीज को कंसिस्ट करता है। पहला ये फ्लूइडिमेट्रिक सब्सटेंस होगा जिसको हम लोग साइटोसोल कहेंगे, और सेकेंड जो इसके मेन ऑर्गेनेल होंगे उसको हम लोग सेल ऑर्गेनेल कहेंगे, जिसमें सारा एक्टिविटीज क्या होगा? सेल का परफॉर्म होगा। अब हम लोग देखते हैं पहले साइटोसोल का एक्टिविटी देखते हैं कि हम लोग के सेल के अंदर साइटोसोल रियली वे में किस फॉर्म में रहता है, क्या क्या चीज को कंसिस्ट करता है, और यह हम लोग के सेल में क्या कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो उसके लिए यहाँ पे हमने कुछ लिखा है कि द साइटोसोल आल्सो नोन एज इंट्रासेलुलर फ्लूइड, मतलब यह सेल के इंट्रा मतलब कहने का मतलब इंटरनल, सेल के अंदर फ्लूइडी सब्सटेंस मतलब मैट्रिक्स और वाटरी सब्सटेंस है। बात समझ रहे हैं? इंट्रासेलुलर फ्लूइड और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब समझाएंगे ना, मैट्रिक्स वर्ड जहां लग जाएगा मतलब इसका मतलब होता है ना तो पूरा तरह से सॉलिड ना ही पूरा तरह से लिक्विड, जस्ट लाइक सेमी सॉलिड सब्सटेंस और जेली सब्सटेंस। तो यहाँ पर वर्ड हुआ था सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, मतलब कि हाफ एंड लिक्विड एंड सॉलिड के फॉर्म में रहता है। तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इट कंटेन प्रोटीन्स, इसमें एक प्रोटीनस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो यह दिख रहा है, जो यह साइटोप्लाज्म दिख रहा है, इसके अंदर जो होता है एक प्रोटीन के थ्रेड लाइक फाइबर रहता है जिसको हम लोग साइटोस्केलेटन बोलते हैं।
जो यह साइटोप्लाज्म है इसके चारों तरफ एक फाइब्रस स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, साइटोस्केलेटन। तो वही यहाँ बात पे लिखा हुआ है फ्लूइड फाइबर कॉन्डेक्स साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का मेन फंक्शन होता है कि ये सारे सेल ऑर्गेनल को आपस में कनेक्ट करके रखता है। मतलब इसमें जितना जो सेल ऑर्गेनल दिख रहा है, यहाँ फिगर थोड़ा छोटा है इसलिए इसमें सारा सेल ऑर्गेनल आया नहीं, क्योंकि हम लोग को इतने सारे सेल ऑर्गेनल को लोकेट करना था। तो आप ऐसे समझिए कि इसमें जितने जो सेल ऑर्गेनल है वो सारे सेल ऑर्गेनल आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे मान लीजिए कोई और गोल्जी बॉडी हो गया, यहाँ पे राइबोसोम हो गया, तो ये सब को इधर से धागा को इधर इसको बांधेगा, फिर इधर से ये फाइबर इसको बांधेगा। मतलब ये जो प्रोटीनस इसको स्केलेटन फाइबर है ये सारे सेल ऑर्गेनल को साइटोप्लाज्म में एक दूसरे से क्या करके रखेगा, कनेक्ट करके रखेगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि कंटेन अ प्रोटीन्स फाइबर कॉर्डेक्स टू द साइटोस्केलेटन। इसका जो फंक्शन आएगा तो आप लिख सकते हैं कि इट रिस्पॉन्सिबल टू कनेक्ट ऑल द सेल ऑर्गेनल टू वन अनदर। मतलब सारे सेल ऑर्गेनल को आपस में क्या करने का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। उसके बाद है साइटोसोल कंटेन अ प्रोटीन्स एमिनो एसिड mRNA। मतलब जो है वो हम लोग का जो साइटोसोल है इसमें बहुत तरह के प्रोटीनस सब्सटेंस भी है, बहुत तरह के कंपोनेंट्स में एमिनो एसिड भी है, mRNA मतलब मैसेंजर RNA भी है, RNA मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड, बात मतलब प्रोटीनस कंपोनेंट्स ही है। उसके बाद शुगर है, आयंस है, बहुत तरह के यूजफुल आयंस है जैसे हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस। जो भी हम लोग के बॉडीज के फॉर्मेशन या सेल के फॉर्मेशन के लिए जो भी से आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो सारे आयंस जो होते हैं, मैक्सिमम आयंस जो होते हैं वो हम लोग का साइटोप्लाज्म में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद है विटामिन्स। हम लोग के डेली लाइफ में विटामिन्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग के सेल के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, कंपोनेंट के सिंथेसिस के लिए ये विटामिन्स भी चाहिए। तो विटामिन्स भी कहाँ अवेलेबल रहते हैं, साइटोसोल में। और भी बहुत चीज़ हो सकते हैं एटीसी। उसके बाद है इन साइटोसोल सेलुलर एंजाइम एक्टिविटीज। हमने शुरू में देखा था जब साइटोप्लाज्म का फंक्शन देख रहे थे तो उसी समय बता दिए थे कि जो हम लोग का सेल होता है उसमें हम लोग जो हर दिन फूड वगैरह लेते हैं, अदर कंपोनेंट्स लेते हैं, वो सारे कंपोनेंट जो है वो डाइजेस्ट होते हैं हम लोग के बॉडीज के अंदर बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम का जो एक्टिविटी होता है परफॉर्म, ये कहाँ पे कंप्लीट होता है, साइटोसोल में। तो वही है इन साइटोसोल सेलुलर एंजाइम एक्टिविटीज टेक प्लेस इन साइटोसोल। ये पॉइंट इजी याद रहेगा, यहाँ के पॉइंट से रिलेट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग का लास्ट पॉइंट है, इससे एक पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट और हम लोग को पढ़ना है इसमें, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन वर्ड याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा है ट्रांसक्रिप्शंस मतलब होता है, ट्रांसक्रिप्शंस का मतलब होता है डीएनए का आरएनए में चेंज होना। जो डीएनए है वो आरएनए में चेंज होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शंस। और ट्रांसक्रिप्शंस जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है कहाँ पे, ये साइटोसोल में। मतलब कि सेल के जो साइटोसोल है, फ्रूटी सबस्टेंस है साइटोप्लाज्म के, उसमें जो होगा डीएनए आरएनए कन्वर्ट होगा और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शंस। यदि ट्रांसलेशन आएगा तो आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन्स। तो वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन ये वर्ड जो है आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन, तो आप लिख सकते हैं फॉर्मेशंस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शंस। तो यहाँ पे डीएनए मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस भी कंप्लीट होता है और साथ ही साथ डीएनए का रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन मतलब तो वर्ड काफी इजी है। रिप्लिकेशन मतलब होता है एक डीएनए से दो डीएनए का बनना। ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है, अपने आप को डबल कर रहा है। तो डबल होने का जो एक्टिविटीज होता है ये इसका कहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, साइटोसोल में। मतलब दो अपने आप को दूसरे में कन्वर्ट भी करेगा, अपने आप को डबल भी करेगा। ये कहाँ पे होगा, ये होगा इसका साइटोसोल में। उसका लास्ट पॉइंट जो है ये इसका फंक्शंस पे है कि हम लोग के सेल के अंदर जो है वो साइटोसोल और क्या कुछ करता है। तो ये बहुत तरह के कंपोनेंट को सिंथेसाइज करता है। जैसे हम लोग में एमिनो एसिड, बहुत तरह के ऐसे शुगर्स है उसको भी सिंथेसाइज करता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि सिंथेसाइज ऑफ फैटी एसिड, बहुत तरह के एसिड जो है, फैटी एसिड जो है, जो हम लोग के जो हम लोग के बॉडीज के डेवलपमेंट में और उसमें एनर्जी को स्टोर करने में इस कंपोनेंट का बहुत बड़ा यूज है। तो ये कंपोनेंट कौन सिंथेसाइज, कहाँ पे सिंथेसाइज होगा, साइटोसोल में, और इसी के हेल्प से होगा। न्यूक्लियोटाइड मतलब कि जो डीएनए के कंपोनेंट्स हैं, जो डीएनए के नाइट्रोजिनस बेस है, जब आप इसको जानिएगा तो उसे समझ में आया कि नाइट्रोजिनस बेस के फॉर्म में एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये बहुत तरह के डीएनए कंपोनेंट्स है, ये भी क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो ये सब सिंथेसाइज होता है वो साइटोसोल के द्वारा ही होता है या उसी में होता है। एंड
सम एमिनो एसिड, कुछ ऐसे एमिनो एसिड है, एसिडिक एंड बेसिक फॉर्म में हो सकता है, तो वो सारे एमिनो एसिड जो है वो हम लोग का कहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है, साइटोसोल में। तो साइटोसोल में ये सारा चीज परफॉर्म होगा। तो हम लोग का जो साइटोसोल का मेन जो प्रॉपर्टीज था, साइटोसोल का जनरल फॉर्म में यदि ये सारे पॉइंट्स को हम लोग मिला के और इसको सही फॉर्म में यदि देखें तो हम लोग का जो साइटोसोल है वह एक सेमी फ्लूइडी सब्सटेंस है जो प्रेजेंट रहता है थ्रू आउट द सेल बॉडी। इसके अंदर एक प्रोटीनस फाइबर है जिसको हम लोगों ने बोला साइटोस्केलेटन। इसके हेल्प से पूरा जो सेल है वो आपस में कनेक्टेड है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसके इनसाइड जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस वगैरह होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके इनसाइड डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट भी करता है, डीएनए अपने आप को आरएनए में कन्वर्ट भी करता है। उसके बाद इसमें बहुत तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम या फिर जो भी हम लोग बोल सकते हैं एमिनो एसिड या फिर जो अदर न्यूक्लियोटाइड है, ये सारे कंपोनेंट्स का यहाँ पे सिंथेसाइज होता है। मतलब मोटा मोटी जो बात है वो हम लोग का इसके सिंपल फॉर्म में ये फंक्शन यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। अब हम लोग का लास्ट जो पार्ट है इसका, जो साइटोसोल कंप्लीट होने के बाद सेल का जो लास्ट पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे हम लोग को डिटेल में पढ़ने हैं, वो पढ़ने हैं सेल ऑर्गेनेल के बारे में। तो सेल ऑर्गेनेल जो है वो हम लोग को अप्रॉक्स 9 पढ़ने हैं। आपके बुक ने 10 दिए हैं, लेकिन हम लोग इसी में मैनेज करेंगे 9 में ही, जिसमें हम लोग का पहला है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसका डिपोजिशंस देखेंगे, फिर उसका पार्ट्स देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, तब जाकर उसका हम लोग फंक्शन देखेंगे। तो ये हम लोग सारे चीज़ को एकदम लेबलिंग करके पढ़ेंगे, मतलब अच्छे से इसको बना के और तब देखेंगे। तो अभी देख लेते हैं इंट्रोडक्शन के फॉर्म में कि सेल ऑर्गेनेल हम लोग को पढ़ने कितने हैं। तो पहले हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, नाम तो जानते ही होंगे, गोल्जी बॉडी आई मीन गोल्जी एपरेटस के नाम से जाना जाता है, लाइसोसोम, वैक्यूल हम लोग को पढ़ने हैं, राइबोसोम पढ़ने हैं, प्लास्टिड पढ़ने हैं, परऑक्सियोसोम पढ़ने हैं एंड लास्ट में हम लोग का सेंट्रोसोम पढ़ने हैं। प्लास्टिड में हम लोग को क्लोरोप्लास्ट वगैरह कुछ जो टाइप्स वगैरह वो हम लोग देखेंगे डिटेल फॉर्म में। तो हम लोग का जो जनरल फॉर्म में जो हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में, वो हम लोग को इतने पार्ट्स यदि हम लोग पढ़ लेते हैं तो हम लोग का ये चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे टॉपिक ऑस्मोसिस, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, तो हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो हम लोग का जो भी यहाँ पे बात था, जो हम लोग का बात था कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय साइटोप्लाज्म, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इसके डेफिनेशंस के तौर पे किया सेमी फ्लूइडी सब्सटेंस होता है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं, यह प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियर और मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। उसके बाद इसके पार्ट्स पूछे जाएंगे तो ये मेनली 2 पार्ट को कंसिस्ट करता है, जैसे पहला साइटोसोल, उसके बाद दूसरा है सेल ऑर्गेनेल। फिर साइटोसोल का बहुत अपना प्रॉपर्टीज़ है जो हम लोग देख चुके हैं, और उसके बाद सेल ऑर्गेनेल, मतलब सेल ऑर्गेनेल कितने हैं ये तो हम लोग बाद में देखेंगे। तो हम लोग सेल ऑर्गेनेल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आई होप आज का वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को इस आज का वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।